रीबर्थ ऑफ माई आर्टिस्ट लवर एपिसोड 8। रात का वक्त। झील गार्डन में खड़ी थी और वो चांद की तरफ देखते हुए कहीं खोई हुई थी। तभी किसी ने पीछे से उसे शॉल उड़ाया और उसके कान में बोला, अकेले खड़े रहकर सोचना आपकी पुरानी आदत है। ये सुनते ही झील ने एकदम से मुड़कर ध्रुव को देखा और उससे बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, आपसे बात करनी थी इसलिए यहाँ पर आया। झील झट से बोली, सिर्फ बात करनी थी मतलब? ध्रुव बीच में बोला, क्या चाहती हैं आप? और कुछ भी करना चाहिए मुझे? अगर आप चाहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। झील उसका हाथ पकड़कर बोले, तुम्हें भेजना नहीं है मुझे, बैठकर बात करते हैं। बोलकर वो ध्रुव को सीधे बेंच के पास लेकर गई और थोड़ी देर में वो दोनों वहां पर चुपचाप बैठे हुए थे। झील कुछ सोचते हुए बोली, तुम एक बात बतानी है। ध्रुव सार्कास्टिकली बोला, अच्छी बात है कि आपको बताना है। पिछली बार की तरह सब कुछ खुद तय नहीं रखना। ये सुनते झील में ध्रुव को देखा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोले, मेरा हाथ पकड़ो। ये सुनते ही ध्रुव ने कुछ पल झील की तरफ देखा और फिर उसने बिना कुछ बोले अपना हाथ झील के हाथ में रख दिया। झील ने अपनी आंखें बंद की और फिर धूप में भी अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल में ध्रुव की आंखों के सामने कुछ ऐसा नजारा दिखने लगा जिसमें उसे वेरोनिका दिख रही थी। उसके सामने प्रियांशी नजर आ रही थी और वो खुद भी था जिसके हाथ में एक हथियार था, एक खंजर था। पर वेरोनिका के पीछे कोई था जिसका चेहरा धुंधला धुंधला दिख रहा था, पर ध्रुव की नजरें उसके ऊपर ही थीं। ये सब दिखते ही ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और धीरे से बोला, कौन था वो? झील उसे देखकर बोली, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या था, कौन है, पर इतना पता है कि जो भी है भटकाने वाली है। तुम भटक जाओगे। यहाँ पर खंजर दिख रहा है, इसका मतलब आगे चलकर तुम्हारे पास खंजर आएगा। ध्रुव, खंजर ढूंढना पड़ेगा। ध्रुव झील को देखकर बोला, ढूंढ लेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। आप जहनसीब को क्यों इन्वॉल्व कर रही है? क्या बात की है आपने? उससे क्या करवाना चाहती है आप उससे? झील उसे देखते हुए बोली, ज्यादा कुछ नहीं, प्रियांशी और वेरोनिका की पावर में कुछ सिमिलरिटीज है। वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रियांशी चाहे तो वेरोनिका का पता लगा सकती। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो पता लगाए कि वेरोनिका का अड्डा कहाँ है, वो कहाँ है, किसके साथ है। ध्रुव सब कुछ सुनते हुए बोला, ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप करिए, लेकिन ध्यान रहे कुछ होना नहीं चाहिए। झील हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, कुछ नहीं होने दूंगी, गलतियां नहीं दोहराऊंगी, मैं जो पहले की थी वो अब नहीं होगा। वो दोनों अब शांति से बैठे हुए थे। दोनों ही कुछ ना कुछ बोलना चाहते थे पर समझ में नहीं आता कि आखिर शुरू कहाँ से करें। आखिर में झील धीरे से बोली, नाराज हो अभी भी? तुमने एक दिन जैसलमेर में हमने बात की थी, मुझे लगा कि सब कुछ ठीक होगा, पर तुम अभी भी वैसे ही हो। अगर वो बोल रही थी कि तभी ध्रुव ने एकदम से झील के हाथ पर अपना हाथ रखा। वो अभी भी सामने देख रहा था। झील धीरे से बोली, शायद माफी मिल चुकी है। ध्रुव हल्का सा मुस्कुराकर बोला, एक आखिरी मौका मिल चुका है। ये सुनते ही झील के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने आगे बढ़कर ध्रुव को हग कर लिया। उसके ऐसा करते ही ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मगर सुकून भरी मुस्कान आ गई। झील मुस्कुराते हुए बोली, कितने वक्त बाद तुम ऐसे गले लगा रहे हुई, मैं तुम्हें पता है बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। ध्रुव धीरे से बोला, वो आपकी आंखें बता गई मुझे, इस बार कुछ मत करना, कोई गड़बड़ नहीं। झील उससे अलग होते हुए बोली, कुछ भी नहीं होगा, वादा है मेरा तुमसे। ध्रुव ने कुछ पल झील को देखा और फिर आगे बढ़कर उसके फोरहेड पर किस करके बोला, इस बार वो अंत होगा जो पिछली बार नहीं हो पाया। अगर अंत करने के लिए मैं बना हूं तो अंत करके ही रहूंगा, और ये मेरा वादा है। बोलते हुए उसने झील की आंखों में देखा। उसकी बात सुन झील के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई, क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या होने वाला था। थोड़ी देर बाद झील अचानक से बोली, प्रियांशी के साथ शादी करने के बारे में क्या सोचा है तुमने? ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, शादी और मैं? झील उसे देखकर बोली, हाँ, तुम चाहे कुछ भी हो जाए पर वो तो होना ही है ना। वीर और मैं भी की थी तो तुम दोनों भी करोगे। ऑफकोर्स छोड़ नहीं सकते, और एक बार पहले तुमने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। ध्रुव धीरे से बोला, माँ, वो पहले की बात थी, बहुत अलग था। अब वैसा कुछ भी नहीं है मतलब। झील बीच में बोली, और सब कुछ वैसे ही है जब पूरी फैमिली एक चुकी है, तो तुम दोनों के बीच ये दूरी क्यों? तुम दोनों होंगे साथ में, पर शादी भी तो करनी है। ध्रुव एकदम से खड़ा होकर बोला, पर मुझे नहीं पता ये सही डिसीजन है या नहीं। आई नो पहले की बात अलग थी मॉम, बट अब चीज अलग है।
झील खड़ी होकर बोली, क्या अलग है? बस इतना अलग है कि तुम वो नहीं हो जो तुम थे, पर प्यार और दीवानापन तो वही है ना। ध्रुव, अगर मोहब्बत और दीवानगी है तो शादी होगी। ध्रुव झील को देखकर बोला, आप नहीं मानेंगे। झील झट से बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे मेरी बेटे की शादी देखनी है और तुम मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करोगे ना? ध्रुव अचानक से बोला, मैंने आपसे बात करनी क्या की शुरू कर दी, आपने तो डायरेक्टली मुझसे जाकर डिमांड कर दिया। झील मुस्कुराते हुए बोली, तब से वेट कर रही थी, मौका दिया। तुमने डिमांड तो आएगी, तुम्हारी शादी होगी और उसके बाद रूहानी और जैद की भी नहीं बात, क्या सबकी शादी साथ में होगी? वाह, मेरे दोनों बच्चों के साथ में होगी, कितना मजा आएगा। ध्रुव ने कुछ पल झील को देखा और धीरे से बोला, मुझे डैड से बात करनी पड़ेगी। आपका दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर नहीं है, आप पागल हो गई हो। बोलकर वो जाने के लिए आगे बढ़ गया। तभी झील उसका हाथ पकड़कर उसके सामने आई और उससे बोली, ध्रुव रायचंद, तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी मॉम हूं। तुम मुझे ऐसे पागल नहीं बोल सकते। ध्रुव एकदम से मुस्कुरा कर बोला, तब पागल जैसी बातें करना बंद कर दीजिए। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। बोलकर उसने झील सपना का हाथ छुड़ाया और अंदर चला गया। झील खुद से बोली, ऐसे कैसे नहीं करोगे? प्रियांशी से बात करूंगी, वीर से बात करूंगी, कोई ना कोई मनाएगा और तुम मानोगे। ध्रुव सीधे अपने बेडरूम में पहुंचा और उसने देखा कि प्रियांशी बेड पर बैठी हुई थी। प्रियांशी ध्रुव को देखते हुए बोली, कहाँ रह गए थे तुम? मैं तब से तुम्हारा इंतजार कर रही। ध्रुव उसके पास बैठकर बोला, जहनसीब, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग में शादी का कोई ख्याल है? प्रियांशी धीरे से बोली, शादी पर मैं किसी और से शादी क्यों करूं? मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है। ध्रुव आई रोल करते हुए बोला, जहनसीब, मैं तुम्हारी और मेरी शादी की बात कर रहा हूं क्योंकि मॉम चाहती है कि तुम और मैं शादी करें। डू यू वॉन्ट इट? प्रियांशी झट से बोली, बिल्कुल, अगर शादी होगी तो मुझे बहुत मजा आएगा। आई मीन हम दोनों साथ हैं, पर शादी वाला आइडिया मेरे दिमाग में नहीं है। पर तुम जो बोल रहे हो वो सही है। ध्रुव धीरे से बोला, मतलब ये तुम्हारे दिमाग में डालना नहीं था? प्रियांशी कंफ्यूजन से बोली, क्या मतलब? बोलते हुए वो कंफ्यूजन से ध्रुव को देखने लगी थी। जयपुर, राजस्थान। अगला दिन सभी लोग इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे कि तभी झील सबको देखते हुए बोली, मैंने कुछ डिसाइड किया है। ये सुनते ही ध्रुव ने एकदम से झील की तरफ देखा पर उसने कुछ बोला नहीं। झील मुस्कुराते हुए बोली, मैंने ये डिसाइड किया है कि प्रियांशी, ध्रुव और रूहानी की शादी होगी। ये सुनते ही ध्रुव को छोड़कर सभी हैरानी से झील को देखने लगे। प्रियांशी अचानक से बोली, कल रात को इससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे ध्रुव ने पूछा था, आप दोनों में पहले से ही कोई बात हुई? झील मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, मैंने ध्रुव से बात की, बहुत एक्साइटेड है। प्रियांशी धीरे से बोली, एक साइड पर वो तो, इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि ध्रुव बीच में बोला, जहनसीब, खाने पर ध्यान दो, खाना जरूरी है। ओके, तुम्हारे लिए स्पेशली। ये सुनते ही प्रियांशी ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो चुपचाप अपना खाना खाने लगी। रूहानी झील को देखते हुए बोली, ये थॉट अचानक आपके दिमाग में कहां से आ गया मॉम? झील आई रोल करते हुए बोली, अचानक का क्या मतलब है? ऐसे थोड़ी रहोगे बेशर्मों की तरह। ये सुनते ही नूर और अंगद दोनों को खांसी आ गई। झील उन दोनों को देखकर बोली, ज्यादा खांसी आ रही है तो कंबल के अंदर जाकर सो जाओ, ठंड कम लगेगी। नूर झट से बोली, ठंड नहीं लग रही मुझे, बस आपकी बात हजम नहीं हुई बस। झील मुस्कुराते हुए बोली, अगर हजम नहीं हुआ तो हजम करना सीख जाओ। ऐसी बातें हजम नहीं होगी, बार बार खांसी आएगी तो प्रॉब्लम होगी। ये सुनते नूर और अंगद दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ने सर हिला दिया। राजवीर सबको देखते हुए बोला, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो शादी कर सकते हैं, और आई थिंक मेरे दोनों बच्चे रेडी हैं, राइट? रूहानी और जैद दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों एक साथ बोले, वी आर रेडी। बोलकर वो दोनों मुस्कुरा दिए। राजवीर ध्रुव को देखकर बोला, मुझे तुम्हारी भी हाँ सुननी है। ध्रुव प्रियांशी को देखकर राजवीर से बोली, मेरी हाँ मेरी जहनसीब से होगी। मुझे इन चीजों में कोई खास विश्वास नहीं है, लेकिन अगर जहनसीब चाहे तो हो सकता है। प्रियांशी कुछ सोचते हुए बोली, मुझे ध्रुव से अकेले में बात करनी है। ये सुनते सभी लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर प्रियांशी वहां से उठकर चली गई। ध्रुव कुछ पर बैठा रहा और फिर वो भी प्रियांशी के पीछे चला गया। ऊपर बेडरूम में पहुंचते ही ध्रुव ने प्रियांशी से कहा, क्या हुआ जहनसीब? प्रियांशी ध्रुव की तरफ मुड़कर उससे बोली, क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट करो जैसे तुम ये सब नहीं चाहते?
ध्रुव, तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो मुझे पता चलेगा और मुझे तकलीफ होगी। ध्रुव एकदम से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है जहनसीब। प्रियांशी एकदम से बोली, तो फिर क्या बात है? कल रात भी तुम ऐसे बोल रहे थे जैसे तुम्हें शादी नहीं करनी, और अभी तुम्हारा ऐसा रिएक्शन है कि मैं चाहूंगी। मैं तो तुम चाहोगे ना ताकि हम दोनों साथ रहे तो फिर। ध्रुव बीच में बोला, शांत, बिल्कुल शांत। ये सुनते ही प्रियांशी ने एक गहरी सांस ली और वो वापस से ध्रुव को देखने लगी। ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, चीज अलग हो चुकी है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। मॉम ने बोला कि मैं अलग हूं, लेकिन दीवानगी और मोहब्बत वही है, लेकिन फिर भी मुझ में कुछ अलग है। तो मैं क्या करूं? प्रियांशी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझ पर विश्वास रखो, कुछ अलग नहीं है। सब कुछ वही है, तुम्हारा इजहार वही है, तुम्हारा इकरार वही है, प्यार वही है, हम भी वही है। ध्रुव उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, सच में? प्रियांशी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आई लव यू। बस ये सुनते ही ध्रुव ने एक सुकून भरी सांस ली और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नीचे सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। राजवीर झील को देखकर बोला, जान, ध्रुव से क्या बात हुई थी तुम्हारी? झील कुछ बोलती कि तभी ऊपर से आवाज आए, कुछ खास नहीं, एक नॉर्मल चिट चैट। ये सुनते सबकी नजरें ध्रुव और प्रियांशी पर चली गई जो कि नीचे आ रहे थे। नीचे आकर ध्रुव सबको देखते हुए बोला, शादी की बात हुई थी तो फिर ध्रुव रायचंद और रूहानी रायचंद की शादी होगी। अ ग्रैंड सेलिब्रेशन। ये सुनते ही सभी के फेस पर स्माइल आ गई। झील ताली बजाते हुए बोली, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, तो फिर कल सगाई होगी और परसों शादी। मुझे कोई लेट नहीं करना बस। दीक्षित बीच में ही बोला, और सारी तैयारियां मैं करूंगा। डोंट वरी, वेडिंग प्लानर नहीं है, लेकिन वेडिंग प्लानिंग ऐसी होगी कि सब देखते रह जाएंगे। आफ्टर ऑल, जो इंसानों की शादी में टाइम लगता है, हमारा तो तरीका ही अलग होगा। उसकी बात सुनकर सभी हंस दिए। प्रियांशी सबको खुश देखे हुए कुछ सोच रही थी, और वो किसी और के नहीं बल्कि अभिनव के बारे में सोच रही थी। वो बहुत चाहती थी कि अभिनव उसकी शादी अटेंड करे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ध्रुव कैसे रिएक्ट करेगा। सबको ऐसे खुश देख प्रियांशी बस मुस्कुराते हुए आम बालकनी की तरफ चली गई। वहां जाकर उसने सामने देखा और कुछ सोचते हुए यूं ही मुस्कुराने लगी। तभी उसके पीछे से आवाज आई, कुछ चल रहा है दिमाग में। ये सुनते ही प्रियांशी ने एकदम से मुड़कर राजवीर को देखा जो उसके पास ही आ रहा था। प्रियांशी झट से बोली, कुछ नहीं अंकल। राजवीर उसे देखकर बोला, अगर तुम मेरी जान को मॉम बुला सकती हो तो आई एम योर डैड। बोलकर उसने एक बार प्रियांशी के सर पर हाथ फेरा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। प्रियांशी कुछ पल रुक कर बोली, डैड, मैं बस ये सोच रही थी कि क्या पापा यहाँ पर आ सकते हैं। पता नहीं क्यों पर ध्रुव उन्हें पसंद नहीं करता होगा। कोई रीजन, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं पता है। जन्म देना तो जरूरी नहीं है ना। मुझे मेरे पापा चाहिए, शादी में इतनी सी बात जरूर मान सकता है क्या? राजवीर ने कुछ पल प्रियांशी के चेहरे की तरफ देखा और उससे बोला, प्यार करती हो उससे तो फिर उसके सामने डिमांड रखने से डर क्यों रही हो? प्रियांशी झट से बोली, मैं डर नहीं रही। पर राजवीर बीच में बोला, इसे डर कहते हैं प्रियांशी। तुम डर रही हो और डर का रीजन इतना है कि कहीं ध्रुव को कुछ बुरा न लग जाए। तुम उसकी फोटो की मुस्कान जाती भी नहीं देखना चाहती, पर तुम्हें अपनी मुस्कुराहट के बारे में भी सोचना होगा, है ना? बोलते हुए वो प्रियांशी की आंखों में देख रहा था। प्रियांशी धीरे से बोली, तो मैं खुद पूछूं? राजवीर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, बताओ। पूछना नहीं है तुम्हें, बताना है उसे। बताओ कि तुम चाहती हो कि तुम्हारे पापा आए और तुम उन्हें इनवाइट कर रही हो। प्रियांशी गहरी सांस लेकर बोली, ओके डैड, थैंक यू। बोलकर वो तुरंत ध्रुव की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही राजवीर ने सामने देखा और मन में बोला, खंजर, यही शादी का वक्त है, जब वो खंजर ढूंढा जाए। तुम समझ रही हो ना जान? झील जो कि सबके साथ बैठी हुई थी, राजवीर की आवाज सुनते ही उसने अपनी आंखें बंद की और मन में बोली, समझ गई। मैं ध्रुव से बात करूंगी, क्योंकि ये काम करो कोई करना है मुझे। खुद नहीं पता कि सब कुछ कहाँ है, क्या है। ये सारी चीज ध्रुव खुद पता लगाएगा। कुछ पल बाद झील ने अपनी आंखें खोली और ध्रुव को देखते हुए वो कुछ सोचने लगी। तभी प्रियांशी ध्रुव के पास आकर बैठी है और उसके कान में बोली, मुझे तुमसे बात करनी है। ध्रुव उसे देखकर बोला, बोलो। प्रियांशी एकदम से बोली, मैं चाहती हूँ कि पापा हमारी शादी अटेंड करें और तुम मना नहीं करोगे, क्योंकि उन्होंने मुझे पाला है, उनका हक है। प्लीज। इतना बोलकर उसने एक गहरी सांस ली। ध्रुव ने कुछ पल प्रियांशी के चेहरे को देखा और उससे बोला, ओके। प्रियांशी धीरे से बोली, ओके, बस इतनी जल्दी मान गए तुम? ध्रुव उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला,
जहनसीब, मुझे उस इंसान से कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। बात यह थी कि वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता था। लेकिन प्रियांशी बीच में बोली, रिस्पेक्ट। ध्रुव आई रोल करते हुए बोला, चाहते थे फाइन, लेकिन हमारी शादी वो नहीं रख सकते। तो तुम उन्हें बोला, क्योंकि ये सच है कि उस इंसान ने तुम्हें पाला है, तो यहां तक लाया है ताकि मैं तुम्हें देख पाऊं और तुम मेरे सामने हो। शायद उनकी वजह से। प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। बोलकर उसने आगे बढ़कर एकदम से ध्रुव के गाल पर किस कर लिया। तभी रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, ओ माय गॉड भाभी, आप तो बड़ी तेज निकली। यू आर सो फास्ट। ये सुनते प्रियांशी झट से बोली, नहीं वो मैं तो बस। रूहानी बीच में बोली, आई कैन अंडरस्टैंड। बोलकर वो मुस्कुरा दी। पूरा दिन ऐसे ही निकल चुका था। रात को प्रियांशी ध्रुव को ढूंढते हुए सीधे एक कमरे में पहुंची जहां पर ध्रुव आंखें बंद किए हुए पेंटिंग बना रहा था। वो चाहता तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वो ये पेंटिंग खुद अपनी शिद्दत से बना रहा था। प्रियांशी ध्रुव के पीछे खड़ी थी, इस वजह से उसे कैनवस नजर नहीं आ रहा था। वो अचानक से बोली, ध्रुव तुम तभी। ध्रुव उसकी बात बीच में काट कर बोला, चुप जहानसीब, थोड़ी देर और। ये सुनते प्रियांशी बिल्कुल चुप हो गई और वो बस ध्रुव को ऑब्जर्व करने लगी। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने अपनी आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटाया और सामने देखकर बोला, यही तो चाहिए था मुझे। तभी प्रियांशी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या है, मुझे तो दिखाओ। उसने कहा था कि ध्रुव एकदम से साइड हो गया। प्रियांशी के नजर जैसे कैनवास पर गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो एकदम से रुक गई। सामने कैनवास पर खुद प्रियांशी थी, जिसे रेड कलर का ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। वो शादी के जोड़े में दुल्हन की तरह सजी हुई बैठी हुई थी। प्रियांशी धीरे से बोली, ये तुमने कैसे? इससे आगे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले। तभी ध्रुव ने प्रियांशी को पीछे से अपनी बाहों में भरा और झुककर उसके कान में बोला, ये मेरी इमेजिनेशन है जहनसीब, तुम्हें इस कदर देखने की। प्रियांशी धीरे से बोली, तुम मुझे ऐसे शादी के जोड़े में देखना चाहते हो? ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, बेशक। बोलकर उसने एक बार प्रियांशी के कंधे पर किस की और फिर उससे दूर हो गया। प्रियांशी अभी भी कैनवास की तरफ देख रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई। वो जैसे ही मोदी उसकी नजर ध्रुव पर गई, जो कि अपने एक घुटने के बाल उसके सामने बैठा था। ध्रुव प्रियांशी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, एक वो वक्त था जब मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। तब मैं कुछ और था, आज मैं कुछ और हूँ। लेकिन तुमने सही कहा कि इमोशन तो वही है जेहनसीब। तो इतना बोलकर वो रुका और उसने अपना एक हाथ प्रियांशी की तरफ बढ़ा दिया। प्रियांशी के दिल की धड़कन इस वक्त बहुत जोरों से शोर कर रही थी और वो ध्रुव की आंखों में देख रही थी। ध्रुव धीरे से बोला, विल यू मैरी मी प्रियांशी शर्मा, विल यू मैरी ए वैम्पायर किंग? प्रियांशी धीरे से बोली, यस। बोलकर उसने ध्रुव के हाथ में अपना हाथ रख दिया। ध्रुव ने अपना सर झुकाकर प्रियांशी के हाथ पर किस की और उसने एक चुटकी बजाई। इसी के साथ ही प्रियांशी के ऊपर गुलाब के फूल गिरने लगे थे। उसने सर उठाकर देखा और फिर मुस्कुरा दी। प्रियांशी घुटनों के बल ध्रुव के सामने बैठी और उसे देखकर बोली, आई लव यू टू। तुम्हारी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी कोई कसर नहीं है। बोलकर उसने आगे बढ़कर ध्रुव को गले लगा लिया। जयपुर, राजस्थान। अगला दिन प्रियांशी इस वक्त हॉल के बीचों बीच खड़ी थी और उसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। दक्षित उसके पास खड़ा था और वो अपने फोन पर कुछ कर रहा था। तभी प्रियांशी तेज आवाज में बोली, दक्षित आप प्लीज मुझे बताएंगे कि आप ये क्या कर रहे हो? पिछले 10 मिनट से आपने मुझे ऐसे ही यहाँ पर खड़ा रखा। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है क्यों? दक्षित झट से बोला, मेरी होने वाली भाभी जानना है तुम्हें, चलो मेरे साथ फिर। बोलकर उसने प्रियांशी का हाथ पकड़ा और फिर उसे लेकर आगे बढ़ गया। प्रियांशी धीरे से बोली, अगर ध्रुव को पता चलेगा तो पक्का गुस्सा करेगा। आप नहीं समझोगे, गुस्सा आपको नहीं झेलना। दक्षित धीरे से बोला, ऐसा तुम्हें लगता है कि गुस्सा मुझे नहीं झेलना, पर तुमसे ज्यादा तुम्हें कुछ भी हुआ और उसने हम दोनों को ऐसे साथ में देख लिया तो? उसकी बात सुन प्रियांशी बिल्कुल चुप हो गई। दक्षित प्रियांशी को एक जगह पर लेकर गया और उसकी पट्टी खोलते हुए बोला, अब अपनी आंखें खोलो और सामने देखो। ये सुनते ही प्रियांशी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने देखी। उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। सामने एक पूरे इवेंट की तैयारी हुई थी। गार्डन एरिया बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। कल सगाई थी जिसकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रखी थी। प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, ये सब कुछ कितना ब्यूटीफुल है, तुमने अकेले किया? बोलते हुए उसने दक्षित को दिखा। दक्षित कुछ पल रुक कर बोला, अब पावर्स से तो उनका इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना।
पावर्स एक झटके में चीज ला सकती, लेकिन डिजाइन में भी दिमाग लगे। ऐसा नहीं कि सब कुछ ऐसे ही हो गया। प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स दक्षित, ऐसा लग रहा है कि सच में मेरी शादी हो रही है। दक्षित सार्कास्टिकली बोला, शादी ही हो रही है। ये सुनते ही प्रियांशी हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से बोली, बस अब कोई प्रॉब्लम हो, मुझे मेरी शादी बहुत अच्छे से निपटानी है। आई मीन आई वॉन्ट एवरीथिंग परफेक्ट। रूहानी कहाँ है? दक्षित कुछ पल रुक कर बोला, शायद अपने कमरे में होगी या फिर झील मासी के साथ कुछ कर रही होगी। वो भी बहुत एक्साइटेड है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सुनते ही प्रियांशी झट से अंदर चली गई, उसे रूहानी से मिलना था। उसके जाते ही दक्षित गहरी सांस लेकर बोला, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। एवरीथिंग इज परफेक्ट। तभी उसके पीछे से आवाज आए, जिंदगी में कभी कुछ परफेक्ट नहीं होता, ना जिंदगी के सफर में और ना जिंदगी के उस सफर में। ये सुनते दक्षित ने मुड़कर नूर को देखा जो कि उसकी तरफ आ रही थी। नूर दक्षित के बगल में आकर रुकी और उससे बोली, दक्षित, कभी भी ये मत सोचना कि सब कुछ परफेक्ट है, क्योंकि जब हम ये सोचने लगे कि सब परफेक्ट तभी तूफान आते हैं। ये जिंदगी चाहती है कि हम डरे कि सब कुछ इतना अच्छे क्यों होते हैं। तो ठीक है ना, थोड़ा सा डर लेते हैं ताकि ज्यादा देर तक अच्छा रह जाए। दक्षित कुछ पल रुक कर बोला, आप इतना गलत की सोच रही हो माँ, सब कुछ अच्छा है तो है ना? नूर मुस्कुराते हुए बोली, बिलीव मी, खतरा अभी भी है। ये सुनते ही दक्षित के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया। उसने अपनी नजर चारों तरफ घुमाए। तभी नूर उसका हाथ पकड़कर बोली, रिलैक्स, शादी तक तो कोई खतरा नहीं आने देंगे हम, है ना? दक्षित बेहद सीरियस आवाज में बोला, बिल्कुल, मेरे दोनों भाइयों की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं, बिल्कुल भी नहीं। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी बात सुनकर नूर हल्का सा मुस्कुरा दी। वहीं प्रियांशी रूहानी को ढूंढते हुए जा रहे थे कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में खींच लिया। प्रियांशी के चीख निकल गई। वो सामने देखकर चीखने वाली थी कि किसी ने उसके मुंह पर एकदम से हाथ रख दिया। इस वक्त वो जिस कमरे में थी वहां पर बिल्कुल अंधेरा था, पर उसे अपनी आंखों के सामने दो गोल्डन आंखें दिख रही थी, जिन्हें देखते हैं उसके दिल की धड़कन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे। प्रियांशी ने ध्रुव का हाथ अपने मुंह से हटाया और धीरे से बोली, ये कौन सा तरीका था मुझे खींचने का? मैं बिल्कुल डर गई कि कौन? ध्रुव बीच में बोला, मेरे अलावा तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता जहनसीब, तो खींचना तो दूर की बात है। प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, इतना विश्वास है तुम्हें खुद पर? ध्रुव उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविन करते हुए बोला, इतना विश्वास है मुझे मेरी मोहब्बत पर? यह सुनते ही प्रियांशी की स्माइल और बड़ी हो गई। वो अचानक से बोली, तुम्हें पता है, दक्षित ने सारी अरेंजमेंट किया, मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ इतना परफेक्ट है ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, तुम्हें एक बार देखना चाहिए। फिर ध्रुव बीच में ही बोला, जिसकी तुम बात कर रही हो जहनसीब, वो मैंने पहले ही देख लिया क्योंकि उसमें मेरा हाथ है। प्रियांशी हैरानी से बोली, रियली? ध्रुव उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, ऑफ कोर्स जहनसीब, थीम तुम्हारी पसंद का डिजाइन है तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं मेरा हाथ है। प्रियांशी झट से बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब तुम कुछ नहीं बोलोगे। वैसे इन सारी चीजों से मुझे याद आया कि पापा को बताना तो पड़ेगा, तो हम जा रहे हैं उनसे मिलने। ये सुनते ही ध्रुव एकदम से प्रियांशी से अलग हुआ और उसने अगली पर चुटकी बजाई। उसके ऐसा करते ही उसे पूरे कमरे की लाइट से जल गई। प्रियांशी ने चारों तरफ देखा, वो एक छोटा सा गेस्ट रूम था जो कि बहुत नॉर्मल था। ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, जाना जरूरी है जहनसीब? प्रियांशी झट से बोली, प्रियांशी, ध्रुव, तुमने पहले ही बोला था, अब नहीं। ध्रुव आई रोल करते हुए बोला, ओके, तो चलो, बोलकर उसने प्रियांशी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। प्रियांशी ने ध्रुव का हाथ अपने हाथ में लिया और वो उसके पास चली गई। ध्रुव धीरे से बोला, गाड़ी से चलना पुराना हो गया है जहनसीब, कुछ नया ट्राई करें? प्रियांशी झट से बोली, रियली? ओके। उसने ध्रुव के गले में बाहें डाली और अपनी आंखें बंद कर ली। ध्रुव ने प्रियांशी के फोरहेड पर किस की और फिर उसने भी अपनी आंखें बंद की। अगले ही पल प्रियांशी ने जब अपनी आंखें खोली तो वो शर्मा हाउस के बाहर थी। प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, वाह, ये बहुत अच्छा था। बोलकर वो ध्रुव से अलग हुई और चारों तरफ देखने लगी। चारों तरफ देखते देखते उसकी स्माइल हल्की सी फीकी पड़ गई, पर स्माइल गई नहीं थी। उसने बहुत मिस किया था। ये घर उसका खुद का घर था जहां उसने 19 साल बिताए थे। इतना इजी नहीं था सब कुछ भूलना। ध्रुव अचानक से उसका हाथ पकड़कर बोला,
अतीत साथ रखकर चल सकते जहांनसीब, पर हमेशा साथ गले लगाकर रख नहीं सकते। प्रियांशी धीरे से बोली, मैं तो बस ऐसे ही, छोड़ो चले। उसकी बात का ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे लेकर आगे बढ़ गया। मैन गेट के पास पहुंचते ही प्रियांशी ने डोर बेल बजाई और कुछ ही पल में अभिनव ने दरवाजा खोला। अभिनव हैरानी से बोले, प्रिया बेटा तुम? प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, पिताश्री आई एम बैक, मतलब ऐसे वाला बैक नहीं, दूसरे वाला बैक। बोलकर वो अभिनव के गले लग गई। अभिनव ने प्रियांशी के सर पर किस की और फिर एक नज़र ध्रुव को देखकर वो प्रियांशी को अंदर ले गए। ध्रुव भी उनके पीछे अंदर आया। प्रियांशी अभिनव को देखते हुए बोली, आप कैसे हो? मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी और आपको एक न्यूज़ देनी है। अभिनव कुछ पल रुक कर बोले, शादी कर रही हो क्या तुम, और यहाँ पर मुझे इनविटेशन देने आए हो? कुछ ऐसा ही है क्या? बोलते हुए उनके नजरें कभी प्रियांशी तो कभी ध्रुव पर जा रही थी। वही अभिनव की बात सुन प्रियांशी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अभिनव ये बात ऐसे ही समझ जाएंगे। प्रियांशी कुछ पल रुक कर बोली, पापा वो। तभी ध्रुव बीच में बोला, बिल्कुल सही समझे मिस्टर शर्मा, शादी का इनविटेशन देने आया हूं मैं। मेरे और मेरी जहांनसीब की कल सगाई है और परसों मेहंदी और हल्दी, उसके अगले दिन शादी। आप आएंगे? आइएगा जरूर। आपके बिना मेरी जहांनसीब को मजा नहीं आएगा, समझ गए? ये सुनते ही प्रियांशी ने कुछ पल ध्रुव को देखा और फिर वो वापस अभिनव को देखने लगी जो बिना किसी भाव के खड़े थे। अभिनव एक गहरी सांस लेकर बोले, तुम खुश हो प्रिया, सच में? प्रियांशी अभिनव की आंखों में देखते हुए बोली, खुशी दिख रही है आपको मेरे चेहरे पर? ये सुनते अभिनव ने कुछ पल प्रियांशी को देखा और फिर अगली पल बोले, ठीक है, अगर प्रिया खुश है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बात याद रहे ध्रुव रायचंद, तुम चाहे कुछ भी हो लेकिन सबसे पहले मेरी बेटी के हस्बैंड बनोगे। हर हालत में तुम्हें इसे संभाल लो और मुझे मतलब नहीं है कि तुम कहाँ फंसोगे और कहाँ नहीं, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ध्रुव हल्का सा मुस्कुराकर बोला, डोंट वरी, मैं मेरी जहांनसीब का ख्याल रखूंगा। आप अपनी उम्र संभाल लीजिए। ये सुनते ही प्रियांशी ध्रुव को देखकर बोली, ध्रुव मैनर्स। अभिनव सार्कास्टिकली बोले, रहने दो प्रिया, वैम्पायर में मैनर्स नहीं होते, इन्हें सिर्फ और सिर्फ खून पीना आता है। ये सुनते ही ध्रुव बुरी तरह अभिनव को घूरने लगा था। वही प्रियांशी कंफ्यूजन और परेशानी से ध्रुव और अभिनव को देखने लग गई। जयपुर, राजस्थान, शर्मा हाउस। प्रियांशी अभी भी खड़ी थी और वो ध्रुव और अभिनव को कंफ्यूजन और परेशानी से देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ध्रुव और अभिनव को एक दूसरे से प्रॉब्लम क्या थी। प्रियांशी अचानक से बोली, अगर आप दोनों का एक दूसरे को परेशान करना हो चुका तो कोई मुझ पर ध्यान दे लो। अभिनव प्रियांशी को देखकर बोले, मेरा ध्यान आप पर ही है प्रिया। अब आपने मुझे जाकर के डायरेक्टली अपनी शादी के इनविटेशन की बात बोली है तो ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ध्रुव प्रियांशी को अपनी तरफ खींचकर बोला, बहुत अच्छी बात है मिस्टर शर्मा, आना भी चाहिए। प्रियांशी अचानक से बोली, तुम मेरे पापा को मिस्टर शर्मा नहीं बुला सकते। ध्रुव कुछ बोलता उससे पहले अभिनव बोले, तो क्या बुलाएगा ये मुझे प्रिया? शक्ल से देखने में जवान दिखता है पर उम्र तो मुझसे भी ज्यादा है। ये सुनते ही ध्रुव अभिनव को घूरने लगा था। वही प्रियांशी और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो कुछ बोलती कि तभी ध्रुव उससे बोला, मिल चुके ना जहांनसीब जितना मिलना था, अब हम चलते हैं। बोलकर वो प्रियांशी को खींचते हुए वहां से लेकर गया। उनके जाते ही अभिनव धीरे से बोले, मेरी बेटी छीन ली उसने इसने। बोलते हुए अभिनव के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वहीं बाहर आते ही प्रियांशी ध्रुव को देखकर बोली, ये क्या तरीका था निकलने का? अगर तुम्हें ऐसे रिएक्ट करना था तो तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए? तुम्हें पता है मैं कितना ऑकवर्ड हो गई हूँ। बोलते हुए प्रियांशी ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव एकदम से प्रियांशी को छोड़कर बोला, तो तुम क्या चाहती हो जहांनसीब? तुम्हारे वो मिस्टर शर्मा बात बात पर मेरी इंसल्ट करते रहे और मैं चुपचाप सुनता रहूं? मैं किसी के सामने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मिस्टर शर्मा जैसे इंसान के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। प्रियांशी हैरानी से बोली, ध्रुव इतना ज्यादा गुस्सा क्यों? ध्रुव चिढ़ते हुए बोला, आई डोंट नो, बट मुझे वो मिस्टर शर्मा नहीं पसंद। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि वो तुम्हें मुझसे दूर रख लेंगे, बट उन्होंने सोच लिया और उनकी ये सोच मुझ तक पहुंच गई। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। प्रियांशी ने कुछ पल रुककर ध्रुव को देखा और अगले ही पल वो आगे बढ़कर उसके सीने से लग गई। उसके ऐसा करते हैं ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने बिना कुछ बोले प्रियांशी के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। प्रियांशी धीरे से बोली, कोई मुझे तुमसे नहीं छीन सकता।
ना मैं तुमसे खुद दूर जाने वाली हूं ना तुम्हें जाने दूंगी, ये वादा है मेरा। बस अब परेशान नहीं होना तुम्हें, हम चलें। ध्रुव उसे वैसे ही पकड़े हुए बोला, आंखें बंद करो। ये सुनते ही प्रियांशी ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो वापस वहीं उसी कमरे में थी जिस कमरे में से वो दोनों गायब हुए थे। प्रियांशी ध्रुव से अलग होकर बोली, सारी परेशानी खत्म। अब हम सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों पर फोकस करेंगे और किसी तीसरी चीज पर नहीं। ठीक है, एटलीस्ट हमारी शादी तक तो कोई प्रॉब्लम मुझे यहां पर नहीं चाहिए। ध्रुव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हमारी शादी के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जहनसीब, ये वादा है मेरा। बोलकर उसने बार प्रियांशी के फोरहेड पर किस किया। उसकी इस हरकत पर प्रियांशी हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर वो दोनों वहां से निकल गए। वही रूहानी इस वक्त अपने कमरे में थी और वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर कुछ सोच रही थी। तभी अचानक उसके कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। रूहानी धीरे से बोली, ये तुम्हारी पुरानी आदत है और तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी डर जाऊंगी और सरप्राइज हो जाऊंगी, तो तुम बहुत गलत सोचते हो। तभी जैद ने उसे पीछे से हक किया और उसके कान में बोला, पर मुझे अच्छा लगता है हमारे बचपन की ये प्यारी प्यारी यादें ताज़ा करते हुए। कितना मजा आता था ना। बोलकर उसने एक चुटकी बजाई और उसके ऐसा करते ही वहां की सारी लाइट्स ऑन हो गईं। रूहानी मिरर में जैद को देखते हुए बोली, बिल्कुल जैसे अभी मुझे तुम्हें देखते हुए मजा आ रहा है। उसकी बात सुनकर जैद हल्का सा मुस्कुरा दिया। जैद बाहर से इंसानी रूप में दिखता था लेकिन शीशे में वो एक डेमन की तरह दिख रहा था। लाल आंखें, बिखरे बाल, उसका असली चेहरा। जैद ने रूहानी को अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। हम पूरी तरह से एक होने वाले हैं रूहानी, और इस बार कोई चीज हमें नहीं रोक पाएगी। रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल। और तुम शादी के लिए भी तैयार हो इसीलिए हुए हो क्योंकि ध्रुव की शादी हो रही है। मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं मुझसे ज्यादा ध्रुव को मानते हो। ये सुनकर जैद ने रूहानी को देखा और उससे बोला, क्या करूं, दोस्त है, भाई है, सब कुछ है। इज्जत भी है, तुमसे इश्क है, मोहब्बत है, लेकिन उससे जो है वो बता नहीं सकता। रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, और मुझे जानना भी नहीं है। बोलकर उसने एकदम से जैद को हक कर लिया। उसके बाद सुन जैद बस मुस्कुरा दिया। अगला दिन आज सभी लोग सुबह सगाई की तैयारी में लगे हुए थे। रूहानी और प्रियांशी की सगाई की ड्रेस आ चुकी थी और सगाई का थीम रॉयल ब्लू था। ये कैसा कलर था जो रूहानी और प्रियांशी दोनों को काफी पसंद था। झील इस वक्त हाल के बीचों बीच खड़ी थी और वो अपने सामने खड़े अंगद और दक्षित के ऊपर चिल्ला रही थी। तभी लिजा वहां पर आकर बोली, क्या हुआ हेल क्वीन, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हो। झील लीजा को देखकर बोली, इन्हें समझा रही हूं कि क्या करना है, लेकिन कोई मेरी बात सुना ही नहीं चाहता। तब से बोल रही हूं मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रही। मुझे किसी से कुछ बोलना ही नहीं है। बोलकर झील वहां से गुस्से में निकल गई। वही लीजा और दक्षित बस उसे जाते देखते रह गए। जयपुर, राजस्थान। शाम का वक्त। प्रियांशी इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने रॉयल ब्लू कलर का एक लहंगा पहना हुआ था जिसके साथ उसने व्हाइट कलर का गोटा पट्टी वाला दुपट्टा लिया हुआ था। प्रियांशी खुद को देखते हुए बोले, मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ। प्रियांशी शर्मा, ध्रुव को तुम पहले से जानती हो, बाकी सबको भी जानती हो, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर सीधे जाकर बेड पर बैठ गई। कुछ ही पल में दरवाजा खुला और नूर अंदर आते हुए बोली, तो तुम तैयार हो। प्रियांशी नूर को देखकर बोली, मैं तो तैयार हूं लेकिन नीचे क्या चल रहा है। नूर मुस्कुराते हुए बोली, ज्यादा कुछ नहीं, सबकी पागलपंती चल रही है जो चलती रहती है। अब तुम चलो। उसके बाद सुन प्रियांशी जल्दी से खड़ी हो गई। इसी के साथ नूर प्रियांशी को लेकर बेडरूम से निकल गई। नूर प्रियांशी को सीधे गार्डन एरिया में लेकर गए जहां पर ऑलरेडी सभी लोग मौजूद थे। प्रियांशी के नजरें रूहानी की तरफ चली गई। उसे झील लेकर आ रही थी। रूहानी ने भी रॉयल ब्लू कलर का एक लहंगा पहना हुआ था जो कि थोड़ा इंडो वेस्टर्न स्टाइल में था। रूहानी और प्रियांशी ने दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर वो दोनों मुस्कुरा दी। अचानक प्रियांशी के नजरें ध्रुव की तरफ चली गई और उसे देखते उसके दिल की धड़कन में बढ़ गई। स्टेज के पास पहुंचते ही नूर ध्रुव को देखकर बोली, तुम्हारे जहनसीब को ले आई मैं, अपनी जहनसीब को संभालो बस। बोलकर उसने प्रियांशी का हाथ ध्रुव के हाथ में रख दिया और फिर पीछे हट गई। प्रियांशी हल्का सा मुस्कुराई और फिर सीधे वो ध्रुव के पास चली गई। ध्रुव प्रियांशी को देखते हुए बोला, मेरा सितारा मेरे सामने है, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी की नजर नहीं हट रही।
प्रियांशी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, और मेरा चांद मेरे सामने है, मेरी जिंदगी और मेरे जीने की वजह, मेरा दीवाना और अपने दीवानगी को जताने वाला, मेरा ध्रुव। ये सुनते ही ध्रुव हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने एक बार झुककर प्रियांशी के फोरहेड पर हल्का सा किस किया और फिर धीरे से बोल, एक बार बस। ये सुनते प्रियांशी धीरे से बोली, आई लव यू। उसकी बात सुन ध्रुव ने एक सुकून भरी सांस ली और फिर वो वापस सामने देखने लगा। रूहानी जैद के बगल में खड़ी थी और वो सामने देख रही थी। तभी जैद झुककर उसके कान में बोला, हमेशा से ख्वाहिश थी तुम्हें ऐसे देखने की और आज तुम्हें देख रहा हूं। रूहानी सामने देखते हुए बोली, सच में बहुत अच्छी बात है, मेरी भी हमेशा से ख्वाहिश थी हमें ऐसे देखने की और हम आज वैसे ही है। बोलते हुए उसने एक नज़र जैद को देखा और फिर खुलकर मुस्कुरा दी। तभी झील सबको देखते हुए बोली, वेलकम, सबका स्वागत है। थैंक्स एवरीवन की इतनी शॉर्ट नोटिस पर सभी लोग आ गए। वेल आई एम वेरी लकी कि मैं मेरी बेटे और बेटी दोनों की शादी एक साथ देख रही हूँ। हर बार नहीं होता पर जब भी होता है तो बहुत यूनिक होता है। परसों शादी हो जाएगी, शायद कुछ बदलेगा और कुछ नहीं भी बदलेगा, वो तो वक्त बताएगा। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी विश पूरी हो रही है, वरना इन्होंने तो सोचा था कि अपनी माँ की विश पूरी नहीं करेंगे। उसके बाद सुनकर वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे सभी को हंसी आ गई। ये इंसानी दुनिया थी तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इंसान भी आने थे। राजवीर रायचंद के जितने भी जाने वाले थे इस दुनिया में वो सभी लोग यहाँ पर आए थे, वो सब इंसान थे। मुस्कुराते हुए प्रियांशी की नजरें अभिनव की तरफ चली गई जो कि एक कोने में खड़े चुपचाप उसकी तरफ ही देख रहे थे। अभिनव को देखते ही प्रियांशी की स्माइल हल्की सी फीकी पड़ी क्योंकि अभिनव के चेहरे पर इस वक्त कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। तभी ध्रुव झुककर उसके कान में बोला, इसीलिए मुझे ये इंसान पसंद नहीं है। प्रियांशी झट से बोली, फिर से नहीं ध्रुव, पापा है वो मेरे। ध्रुव आई रोल करते हुए बोला, कैसे पापा है? तुम्हारी खुशी में खुश तो हुआ नहीं जा रहा उनसे? प्रियांशी कुछ सोचते हुए बोली, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, और उससे भी बड़ी बात वो इंसान है। उनके लिए ये चीज एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि उनकी बेटी एक दिन आकर कि उन्हें बोल रही है कि मैं शादी कर रही हूँ और उन्हें शादी अटेंड करनी है। उनके भी तो कुछ सपने हैं, कुछ ख्वाहिशें होंगी ना मुझे लेकर, वो सब तो अधूरी रह चुकी है। ध्रुव उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, तो तुम पूरी करवा दो ये। सुनते ही प्रियांशी ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद रूहानी और जैद ने एक दूसरे को रिंग पहने। उसके बाद प्रियांशी और ध्रुव ने भी एक दूसरे को रिंग पहने। सभी लोग बहुत खुश थे और इस खुशी में बार बार प्रियांशी की नज़र अभिनव की तरफ जा रही थी जो कि कहीं खोए हुए थे और बहुत परेशान लग रहे थे। पता नहीं क्यों प्रियांशी को ये चीज खटक रही थी क्योंकि जब उसने शादी की बात अभिनव से की थी तब से उनके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन नहीं आए थे, लेकिन अभी चीज अलग लग रही थी। प्रियांशी सबको एक्सक्यूज करके सीधे अभिनव के पास गई और उससे बोली, पापा। ये सुनते अभिनव ने प्रियांशी को देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोले, तुम्हें वक्त मिल गया मेरे लिए? प्रियांशी कुछ पल रुक कर बोली, मेरे पास आपके लिए वक्त है पापा। मैं इतनी देर से आपको नोटिस कर रही हूँ, आप वहां पर भी नहीं आए, सबसे दूर होकर क्यों खड़े हो? सब कुछ ठीक है ना? और आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो क्या? क्योंकि यहाँ पर तो। अभिनव बीच में बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रिया, मैं अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा बल्कि कुछ सोच रहा था, जो काम बहुत है मेरे पास। प्रियांशी कुछ बोलती कि तभी अभिनव फिर से बोले, अकेले में बात करनी है, एक बार आओगी? प्रियांशी झट से बोली, बिल्कुल। ये सुनते ही अभिनव तुरंत एक तरफ चले गए। प्रियांशी ने एक नज़र ध्रुव को देखा जो कि झील से कुछ बोल रहा था और फिर वो भी अभिनव के पीछे चली गई। अभिनव सीधे प्रियांशी को लेकर सेरेमनी से थोड़ी दूरी पर लेकर गए जहां पर कोई नहीं था। प्रियांशी कुछ बोलती उससे पहले अभिनव बोले, मुझे कुछ पता चले और तुम्हें बताना बहुत जरूरी है, हो सके तो ध्रुव को बता देना क्योंकि मेरी और उसकी बात नहीं हो सकती। मैं नहीं कर सकता उससे बात, मुझे वो पसंद नहीं है। प्रियांशी गहरी सांस लेकर बोली, ओके नहीं पसंद, ठीक है, बात क्या है? अभिनव कुछ पल रुक कर बोले, वो खंजर से वेरोनिका का अंत होगा वो। इससे आगे अभिनव कुछ बोल पाते कि तभी अचानक से बिजली कड़कने की आवाज आई। प्रियांशी ने एक बार आसमान की तरफ देखा और अचानक से उसकी आंखें पर्पल हुई और फिर नॉर्मल हो गई। प्रियांशी मन में बोली, वेरोनिका, यही हो ना तुम सुन रही हो, समझने की कोशिश कर रही हो? सोचते हुए अचानक उसके फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। अभिनव प्रियांशी का हाथ पकड़कर बोले, वो खंजर जहां पर है उसका मैप है मेरे पास। आज पुरानी किताब मिली थी मुझे जिसका नाम था सर्व अस्त्र।
उसे किताब के अंदर सब कुछ है, उस खंजर की सारी डिटेल्स है। वो कैसा है सब कुछ मैं वो यहाँ पर नहीं ला पाया, लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत है। मैं ये सोचकर नहीं लाया क्योंकि प्रियांशी बीच में बोली, क्योंकि आपको लगा कि मैं परेशान हो जाऊंगी। आई अंडरस्टैंड पापा, मैं सब समझती हूँ, डोंट वरी ओके। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बुक आप कल मुझ तक पहुंचा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभिनव एक राहत की सांस लेकर बोले, शुक्रिया, तुम्हें समझ में आ गया, वरना मुझे लगा कहीं तुम ये ना सोचो कि तुम्हारी शादी और मैं यहाँ बीच में क्या लेकर। प्रियांशी बीच में बोली, पापा। ये सुनते ही अभिनव के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और वो प्रियांशी के गाल पर हाथ रखकर बोले, खुश हूं मैं तुम्हारी खुशी में, बस ये बताना था। अब बताने के बाद सुकून मिल रहा है। प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, तो आप जाइए, ध्रुव से नहीं बात करनी पर बाकियों से तो बात कर सकते हैं, एटलीस्ट मॉम से तो बात कर सकते हैं। उसकी बात सुन अभिनव ने हल्का सा सर हिलाया और फिर वो सबके बीच चले गए। प्रियांशी ने अपनी नजर चारों तरफ घुमाए। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ ही पल में उसके हाथों से पर्पल कलर की किरणें निकलने लगी। प्रियांशी के हाथ की वो कितने सीधे सामने जा रही थी। कुछ पल में सामने से एक पेड़ गिरने की आवाज है। प्रियांशी ने झट से अपनी आंखें खोल ली। वही वो आवाज सुनकर सभी लोग उसके पास आ चुके थे। रूहानी सामने देखते हुए बोली, क्या हुआ भाभी, आप यहाँ पर अकेले। इतना बोलते वो रुक गई और उसकी नजरें प्रियांशी की आंखों पर गई। उसकी आंखें इस वक्त डार्क पर्पल कलर की थी। लिसा ये देखकर बोली, ध्रुव कंट्रोल हर, यहाँ पर इंसान है, अपना कंट्रोल खो देगी, ये पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही थी, फिलहाल संभालो इसे। ध्रुव ने बिना कुछ बोले प्रियांशी का हाथ पकड़ा और फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। ऐसा करते हुए प्रियांशी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और वो खुद को काबू करने की कोशिश करने लगी। झील सबको देखते हुए बोली, सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी। अभिनव वहां पर किसी से बात कर रहे हैं। वीर, आगद, मयंक, तुम तीनों वहां पर जाओ। राजवीर झील को देखते हुए बोला, जान, प्रियांशी खुद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ऐसे नहीं करेगी जब तक कुछ सीरियस ना हो। अभी वो अभिनव से अकेले में बात कर रही थी, कोई बात हुई है, पता करना। बोलकर उसने एक नज़र ध्रुव और प्रियांशी की तरफ देखा और फिर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद प्रियांशी धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ। ये सुनते ध्रुव ने उसे खुद से दूर किया और गुस्से में बोला, क्या कर रही थी तुम? इससे पूछकर तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। एक बार इस्तेमाल किया है तुमने, जिसके बाद तुम खुद को काबू नहीं कर पाई थी। अब तुम दोबारा वो हरकत कर रही हो सबके सामने। अगर काबू खो जाता कुछ बड़ा हो जाता। रूहानी इस वक्त अपनी शक्तियों से सब सही कर रही थी। तभी जैद उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, कुदरत की चीजों को मत छेड़ो। ये सुनते ही रूहानी ने अपने हाथ पीछे कर लिया और उसे देखकर बोली, वो तो गिर गया था तो मैं उसे सही कर रही थी। जैद उसे देखकर बोला, पेड़ को गिरना था। मुझे पता है कि तुम ये सब नहीं देख पाती, लेकिन जो होना था उसे बदलने की कोशिश मत किया करो। रूहानी धीरे से बोली, नहीं करती। बोलकर उसका मुंह बन गया था। उसके इस हरकत पर जैद ने सर हिला दिया। वही प्रियांशी ध्रुव को देखते हुए बोली, वेरोनिका थी, उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। ये सुनते सबका ध्यान प्रियांशी की तरफ चला गया। ध्रुव धीरे से बोला, वॉट डिड यू से? प्रियांशी झट से बोली, मैंने उसे फील किया। वो थी, पापा मुझे कुछ बता रहे थे और वो उस खंजर के बारे में बता रहे थे। एक किताब है जो उन्हें आज किसी लाइब्रेरी से मिली। शायद उसमें सब कुछ है उस खंजर के बारे में जिसे बनाने का काम होगा। ध्रुव बीच में बोला, अभिनव शर्मा ने तुम्हें ये बताया और इस वक्त कुछ हुआ? अभिनव शर्मा को बुक छोड़कर यहाँ पर मौजूद है। प्रियांशी कुछ बोलती कि तभी जैद बोला, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अगर वेरोनिका इन्हें ये सब सुना है तो वो बुक गायब कर देगी। प्रियांशी कुछ सोचते हुए बोली, तो अब क्या करेंगे हम? जैद कुछ बोलता कि तभी रूहानी बोली, ये दक्षित कहाँ गायब हो गया? ये सुनते ही ध्रुव ने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई और धीरे से बोला, ये पागल आज मरेगा मेरे हाथों। बोलकर ध्रुव प्रियांशी को छोड़कर तुरंत वहां से निकल गया। जयपुर, राजस्थान। दक्षित इस वक्त शर्मा हाउस में था। वो सीधे अभिनव की स्टडी रूम में गया और उसने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई। दक्षित खुद से बोला, वो बुक यहीं कहीं होगी। अगर अभिनव शर्मा उसे लेकर आए थे तो यहीं पर लाकर रखा होगा शायद। बोलकर वो किताब ढूंढने में लग गया। पूरा स्टडी रूम ढूंढने के बाद भी उसे कहीं कुछ नहीं मिला। दक्षित खुद से बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर वो बुक लेकर आए तो? इतना बोलकर वो रुको और फिर कुछ सोच कर बोला, बेडरूम में तो नहीं।
बोलकर वो तुरंत स्टडी रूम से निकालकर अभिनव के बेडरूम में गया। वहां जाकर उसने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई। दक्षित कुछ पल रुक कर बोला, दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर उसने अपना हाथ फैलाकर चारों तरफ घुमाया। कुछ ही पल में उसका हाथ एक जगह पर रुक। दक्षित ने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा, वो एक छोटी सी अलमारी थी। दक्षित तुरंत उसे अलमारी के पास गया और उसने नोटिस किया कि वो अलमारी बंद थी। ये देखते ही उसने अलमारी खोलने की कोशिश की पर वो खुली नहीं। दक्षित कंफ्यूजन से बोल, व्हाट द हेल, ये खुल क्यों नहीं रहा? ऐसे कैसे हो सकते कि मेरी पावर ये अलमारी लॉक ना खोल पाए? कहीं अभिनव शर्मा ने कुछ अलग तरीके की सिक्योरिटी तो नहीं लगाई इस पर? कुछ सोचते हुए दक्षित घुटनों के बल वहां बैठा। उसने कुछ पल उसे अलमारी की तरफ देखा और फिर अपना हाथ आगे करके उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद दक्षित ने अपनी आंखें खोली। अब तक वो अलमारी खुल चुकी थी। उसने अलमारी अच्छे से खोली और अंदर देखा, उसे पूरी अलमारी में एक ही किताब रखी हुई थी। दक्षित ने जल्दी से वो बुक उठाई जिसके ऊपर बोल्ड लेटेस्ट में सर्वास्त्र लिखा था। ये देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दक्षित खुद से बोला, वेरोनिका, ये किताब तुम्हारे हाथ तो नहीं लगेगी। बोलकर वो तुरंत किताब लेकर उठा और वहां से निकल गया। दक्षित ही नीचे हॉल में पहुंचा, सारी लाइट्स एकदम से बंद हो गई और ऐसा होते ही दक्षित के कदम भी रुक गए। अचानक दक्षित के पीछे से एक आवाज आई। वो एकदम से मुड़कर बोला, वेरोनिका। उसके इतना कहते ही चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाज आने लगी थी और बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। इसी के साथ हवाएं तेज हो चुकी थी और पर्दे उड़ने लगे थे। अंदर चांद की रोशनी आ रही थी। दक्षित ने अपने सामने देखा। सामने वेरोनिका थी जिसने वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और इस बार उसके सर पर टोपी नहीं लगी हुई थी बल्कि उसकी वाइट ग्रे आंखें दक्षित को घूर रही थीं। वेरोनिका तेज आवाज में बोली, गलत जगह पर सही वक्त पर आ गए तुम, और अगर ये सोचकर आए हो कि मुझे जीत जाओगे तो बहुत बड़ी गलती है। दक्षित, हेवन से हो तुम और तुम्हारे जैसे को ये वेरोनिका एक चुटकी में खत्म कर सकती है। दक्षित बिना किसी भाव के बोला, कोशिश करके देख लो वेरोनिका, तुम्हारे सामने ही हूं मैं। ये सुनते ही वेरोनिका की आंखों का कलर थोड़ा सा और डार्क हो गया। तभी दक्षित ने अपनी नजर फेर ली। उसकी हरकत पर वेरोनिका के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो तेज आवाज में बोली, नजरें मेरी तरफ। ये सुनते ही ना चाहते हुए भी दक्षित ने एकदम से वेरोनिका की तरफ देखा। वो उसकी आंखों में देख रहा था। वो अपनी नजर फेरना चाहता था पर फिर भी नहीं फिर पा रहा था। वहीं पर आने का धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती चली जा रही थी। कुछ ही पल में वेरोनिका दक्षित के एकदम सामने आ चुकी थी। वेरोनिका दक्षित को छू भी पाती उससे पहले ही किसी ने दक्षित को पकड़कर पीछे खींच लिया। वेरोनिका ने अपने सामने ध्रुव को देखा और उसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वेरोनिका धीरे से बोली, ध्रुव। ध्रुव ने दक्षित को अपने पीछे किया और वेरोनिका को देखते हुए बोला, क्या हुआ? कभी सोचा नहीं था कि ध्रुव रायचंद यूं ही सामने आ जाएगा, पर अगर मेरे परिवार पर वार करोगी तो मैं तो सामने आऊंगा ना, वेरोनिका। वेरोनिका एकदम से होश में आकर बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब तुम्हारी आंखों के सामने तुम अपने भाई की हालत बिगड़ते देखोगे। जैसे तुमने पिछली बार अपनी जहनसीब को खोया था, इस बार तुम अपने भाई को खो दोगे। बोलते हुए उसके नजर वापस दक्षित की तरफ चली गई। तभी ध्रुव चिल्लाकर बोला, हर बार तुम नहीं जीतेगी वेरोनिका, और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। बोलते हुए ध्रुव की आंखें एकदम से लाल हो चुकी थी। उसके ब्लैक कलर के विंग निकल चुकी थी। ध्रुव एकदम से हवा में खड़ा हुआ और अगले पल उसके दोनों फैंग्स भी बाहर आ चुके थे। वेरोनिका ने एकदम से ध्रुव पर अटैक किया। तभी ध्रुव ने एक हाथ आगे किया। उसका एक हाथ बनाने का को काबू करने के लिए काफी था। वेरोनिका ध्रुव की आंखों में देख रही थी, लेकिन ध्रुव के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था और ये बात वेरोनिका को खटक रही थी। अचानक वेरोनिका का ध्यान भटका। तभी ध्रुव ने एकदम से उस पर वार किया जिस वजह से वेरोनिका सीधे नीचे आ गई। ध्रुव भी नीचे आया और वेरोनिका की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या हुआ? ये सोचा तुमने कि एक बार काबू में किया है तो दूसरी बार भी कर लोगी? भूल गई हो कि मैं कौन हूं? बोलते हुए वो वेरोनिका के बेहद करीब आ चुका था। वेरोनिका धीरे से बोली, एक वैम्पायर ही तो हो तुम। ध्रुव बेहद सर्द आवाज में बोला, सिर्फ एक वैम्पायर नहीं, वैम्पायर किंग जिसके पास ना दिल है, न रूह है, सिर्फ और सिर्फ एक जिस्म है, एक दिमाग है जो किसी के काबू में नहीं आ सकता। और तुम जैसी के तो बिल्कुल नहीं। वेरोनिका अचानक से मुस्कुरा कर बोली, तुम काबू में नहीं आ सकते तो क्या हुआ? तुम्हारे पीछे खड़ा तुम्हारा भाई तो काबू में आ सकता है।
ये सुनते ही ध्रुव के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। उसने एक बार मुड़कर दक्षित की तरफ देखा जो कि सर झुकाए खड़ा था और अपनी पावर को कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी नेगेटिव शक्ति के सामने वो कमजोर पड़ने लगा था। ध्रुव ने एक हाथ दक्षित की तरफ बढ़ाया और उसने एक हाथ बनाने का किताब बनाया। वेरोनिका का ध्रुव के वार को रोकने लगी। वही दक्षित के चारों तरफ शील्ड बनने लगा था। वेरोनिका ने एकदम से अपना हाथ पीछे किया और धीरे से बोली, तुम्हें क्या लगता है एक किताब के जरिए तुम खंजर तक पहुंच जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। चलती हूं मैं, ध्रुव द वैम्पायर किंग पहुंचकर दिखाना। इतना कहकर वो गायब हो गई। ध्रुव ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर और कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली। अब उसकी आंखें वापस से गोल्डन हो चुकी थी। उसके नजरें दक्षित की तरफ चले गई जो कि अभी भी सर झुकाए खड़ा था। ध्रुव दीक्षित के सामने जाकर बोल, मेरी तरफ देखो। ये सुनते दक्षित ने ध्रुव को देखा और धीरे से बोला, ये बुक मैंने बचा लिया लेकिन इस वक्त मैं बहुत कमजोर हूं। ध्रुव, कोई भी मुझ पर अटैक कर सकता है, हमें यहां से निकलना पड़ेगा। ध्रुव धीरे से बोला, किसी का तो पता नहीं लेकिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये सुनते दक्षित की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो मन में बोला, इस किताब के चक्कर में मेरी लगने वाली है अब। सोचते हुए उसका मुंह बन गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।